Welcome to all. Myself, Dr. Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a Module 5, Lecture 25. आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल की वो कौन सी विधियां हैं जिन्हें सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, आज हम उसे जानेंगे, समझेंगे। और जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो होगी द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, द सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल। इसके प्रीवियस लेक्चर को अगर हम एक बार रिव्यू करें तो हम ये सीखेंगे और ये हम समझ पाए हैं कि जो इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इंस्टीट्यूशन, जिसमें कमर्शियल बैंक is the first and the significant depository institution of a money market, उसका जो फंक्शन होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो तो होता है टू अडॉप्ट, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड टू गिव द लोन। बट उसका जो सेकेंडरी फंक्शन है, उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंस फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को हमने समझा है, हमने पूरी तरीके से जान लिया है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। चूँकि बैंक एक प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, वो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन है, लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में अगर बैंक किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर डिपॉजिट हमसे लेती है और अगर उसी पर्टिकुलर अमाउंट में अगर वो लोन दे दे, तो हाउ देयर इज़ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी वो। ऐसी स्थिति में जो बैंक हमारे डिपॉजिट के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था को ही लोन नहीं देती, वो एक पर्टिकुलर डिपॉजिट अमाउंट को रखकर डिफरेंट प्रोसेस में उस पैसे को एक चैन प्रोसेस में प्रोड्यूस करती है एज अ ज्योमेट्रिकल सीरीज़। और ये तब तक होता रहता है जब तक जो कैश रिज़र्व रेशियो से जो कैश रिज़र्व है वो इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर न हो जाए। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण से भी समझा था कि हाउ द 1000 डिपॉजिट ऑफ अ बैंक is created the 9000 credit in a whole financial system। 1000 रुपये किस तरीके से 9000 रुपये के क्रेडिट क्रिएशन में बदल गया पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, when the cash reserve ratio is a 10%। हमने इसे टेबल के रूप में जाना था, हमने इसे सुविस्तार तरीके से इस पर चर्चा की थी। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि क्या क्रेडिट क्रिएशन की कोई सीमा होती है, क्या क्रेडिट क्रिएशन की कोई ऐसी लिमिट होती है जिसके आगे हम क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते। वहाँ पर जो हमने क्रेडिट क्रिएशन की लिमिट देखी थी वो हमने सीखा था कि द लिमिटेशन ऑफ अ क्रेडिट क्रिएशन वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर प्राइमरी जो डिपॉजिट है वो कैश रिज़र्व के बराबर होगा। लेकिन वो एंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है। यहाँ हम ये देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन की सीमा क्या है, माने किस हद तक क्रेडिट क्रिएशन इज़ अ बेनिफिशियर फॉर द इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कि किस सीमा तक साख का उत्पादन या साख को बढ़ाना फ़ायदेमंद हो सकता है और किस सीमा के बाद साख का बढ़ना उस देश के विकास को रिवर्स कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्रेडिट कंट्रोल क्या है, उसकी विधियाँ क्या हैं, इसे कौन गवर्न करता है और इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, बिना इसे समझे हम ये बात नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं द मीनिंग ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल से। द क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड द रेगुलेटिंग हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड क्रेडिट टू द बारोवर्स। इट इज़ a strategy that aims to balance the need for credit to stimulate economic growth with the end of maximizing the risk of financial instability and default। तो जो हमने कहा वही है कि क्रेडिट क्रिएशन हमें ये निर्धारित करना होगा कि उस देश के विकास को बनाए रखने के लिए, उस देश के विकास को प्रोग्रेसिव बनाए रखने के लिए किस सीमा तक हमें साख की आवश्यकता है। तो क्रेडिट क्रिएशन से मतलब ये है कि जो उस देश का सेंट्रल बैंक है वो ये समझे कि उसके मॉनेटरी सिस्टम में बैलेंस क्रेडिट का कितना होना चाहिए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक हो और ज़रूरी हो। तो जो क्रेडिट क्रिएशन का जो उद्देश्य है, जो क्रेडिट कंट्रोल का जो उद्देश्य है, वो पहला है टू स्टेबलाइज द इंटरनल प्राइस लेवल। किसी भी देश के विकास को स्थिर हम तभी रख सकते हैं जब उस देश की कीमतों में स्थिरता हो, जब उस कीमत के उस देश में जो बाज़ार हैं उनमें जो आंतरिक बाज़ार मूल्य हैं वो स्थिर हों। अगर इंटरनल मार्केट प्राइस अगर इनस्टेबल है
तो उस देश में विकास को समुचित और एक दीर्घकालीन दिशा हम नहीं प्रदान कर सकते। और किसी भी देश में जो प्राइस लेवल होता है वो उस देश के वैल्यूम ऑफ क्रेडिट से निर्धारित होता है। अगर उस देश में वैल्यूम ऑफ क्रेडिट बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, अगर वैल्यूम ऑफ क्रेडिट कम हो रहा है तो प्राइस लेवल कम होगा। ऐसी स्थिति में क्रेडिट कंट्रोल का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम क्रेडिट की मात्रा वहाँ निर्धारित कर दें जहाँ पर कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति न हो, न कीमतों में कम होने की प्रवृत्ति हो। वी स्टेबलाइज अ परफेक्ट प्राइस लेवल। द सेकेंड इज टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज लेवल। अगर कीमतों में अगर फ्लैक्चुएशन है, अगर कीमतें गिर रही हैं तो हम आप सभी जानते हैं कि कीमतों के गिरने से डिवेल्यूएशन ऑफ मनी होता है, इससे हमारे निर्यात बढ़ते हैं और हमारे आयात कम होते हैं। तो जब हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में मुद्रा की आवक होगी, और अगर हमारे कीमतें ज़्यादा हो रही हैं तो हमारे देश से मुद्रा का आउटफ्लो होगा। ऐसी स्थिति में फॉरेन एक्सचेंज लेवल को भी स्थिर रखने के लिए क्रेडिट कंट्रोल का एक परम उद्देश्य है कि उस देश में फॉरेन एक्सचेंज लेवल भी स्टेबलाइज हो। टू मीट द बिजनेस नीड, किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो पहिया है उस देश के बिजनेसमैन संभालते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज़ गवर्न बाय द इंटरप्रेन्योर्स, और इंटरप्रेन्योर्स के पास कभी भी उतना पैसा या उतनी क्रेडिट नहीं होती जिससे वो सेल्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी को एक्टिव कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसी स्थिति में दे ऑलवेज डिपेंड अपॉन द क्रेडिट, वो हमेशा क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं। तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट कंट्रोल का वो ये है कि हमारी जो उस देश की जो बिजनेस नीड है उसको स्थिर बनाए रखें और उसे एक स्थिर अवस्था में स्वीकार करें और उस देश के बिजनेस नीड को एक समुचित और प्रॉपर पैटर्न प्रदान करें। टू प्रोटेक्ट द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, अगर फॉरेन एक्सचेंज लेवल और इंटरनल प्राइस लेवल में डिसेबिलिटी है, यदि हमारे देश में आयात ज़्यादा हो रहे हैं, निर्यात कम हो रहे हैं, यदि हम अपने देश से वस्तुओं और सेवाओं को कम भेज रहे हैं और हमारे देश में दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी देयताओं को चुकाने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमें उन्हें सोने के रूप में पेमेंट करना होगा, जिससे हमारे देश से मुद्रा बाहर चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने देश में जो मुद्रा का बाह्य प्रभाव है, जो सोने का जो बाह्य प्रभाव है, उसे रोकने के लिए भी हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल द बिजनेस साइकिल। अगर प्राइस लेवल में इनस्टेबिलिटी है, यदि प्राइस लेवल कम होती है, ज़्यादा होती है, तो बिजनेस साइकिल शुरू हो जाएगी। हम आप सभी जानते हैं कि बिजनेस साइकिल में एक बूम होता है और उस समय प्राइस लेवल बढ़ा होता है, क्रेडिट वैल्यूम बढ़ी होती है, और जब रिसेशन होता है तो प्राइस लेवल कम होता है, वैल्यूम ऑफ क्रेडिट कम होता है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना भी क्रेडिट कंट्रोल का एक उद्देश्य हो सकता है। एंड टू हैव द ग्रोथ स्टेबिलिटी, अगर इन सब बातों को यदि हम एक कंसोलिडेटेड वे में कहने का प्रयास करें तो वो ये है कि स्थिरता के साथ विकास, माने एक ऐसा विकास जो स्थिर हो, जो दीर्घकालीन हो, जो लंबे समय तक उसका एक ऑटोनमस पैटर्न हो और उस देश का विकास हो, इसके लिए भी क्रेडिट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि उस देश में जो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक रेशनल वे में और एक रेशनल तरीके से होना चाहिए। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है। सेंट्रल बैंक का जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि द सेंट्रल बैंक is a banker of government, this is a custodian of a foreign exchange reserve, custodian of the cash reserve ratio of a commercial bank। उसी में हमने ये देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है उसके एक फंक्शन में क्रेडिट कंट्रोल भी आता है, विच इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल। अगर हम क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स की बात करें तो किसी भी समय सरकार उस देश की जो क्रेडिट कंट्रोल की जो विधियां होती हैं उन्हें दो तरीके से संचालित कर सकती है। जो पहला तरीका है हम उसे क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं, उसे हम मात्रात्मक प्रविधि या मात्रात्मक विधियां कहते हैं। इस विधि को हम मात्रात्मक इस वे में कहते हैं कि इसमें वो पॉलिसीज़, इसमें ये मेथडोलॉजी सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है जिसमें क्रेडिट के वैल्यूम को कम कर सकती है, उसकी लागत और उसके साख की मात्रा, माने
टू द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड द वैल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करती है। इसमें उन विधियों के बारे में हम चर्चा करते हैं जिसमें उस देश के सिस्टम में जो साख की मात्रा है वो कम हो जाती है या लोन देने की जो लागत है इन अ फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ जाती है। तो ऐसी सारी विधियां जिनमें साख की मात्रा या उसके लागतों को परिवर्तित कर सके, उन विधियों को हम क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, जिसमें जो सबसे पहली पॉलिसी है हम उसे बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। द बैंक रेट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्काउंट रेट। इट इज द रेट ऑफ अ इंटरेस्ट दैट RBI चार्जेस for the providing funds or loan to the commercial bank in the form of hundi and the government securities. When the central bank finds that inflation has been increases continuously, it raises the bank rate, so borrowing from the central bank become costly and the commercial banks borrow less money from the RBIs or the central bank. The commercial bank, it reaction the raise their lending rates to the business community and the particular public, and borrowers who further borrow less from the commercial banks. There is a contraction of a credit of a price or check by rising further and vice versa. माने हम इस स्थिति को कीमत के बढ़ने पर भी समझ सकते हैं और कीमत के कम होने पर भी समझ सकते हैं। अगर किसी भी समय सेंट्रल बैंक को ये समझ में आता है कि अगर उस देश में साख की मात्रा ज़्यादा है, द वैल्यूम ऑफ क्रेडिट इज़ कंटिन्यूअस हाई, और इसे कम करना होगा, नहीं तो जो प्राइस लेवल में जो है स्टेबिलिटी है वो इनस्टेबल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो काम बैंक रेट बढ़ा देती है, और बैंक रेट को बढ़ाने पर जो लैंडिंग रेट हैं वो कमर्शियल बैंक को बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू और हुंडीज़ के थ्रू जब सेंट्रल बैंक से लोन लेती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट जो RBI या सेंट्रल बैंक चार्ज करती है उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। तो मान लिया कि अगर बैंक रेट 5% है तो 5% के ही आसपास वो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने लैंडिंग रेट को इससे ज़्यादा रखेगी। लेकिन अगर मान लिया कि सेंट्रल बैंक ने अपने बैंक रेट को बढ़ा के 5 से 7% कर दिया, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक को भी अपने ब्याज की दरों को 7 से ऊपर बढ़ाना पड़ता है। और हम आप सभी जानते हैं इन अ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ इनवर्स। अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी तो लोगों का जो निवेश प्रोत्साहन है वो प्रभावित होता है और लोग हतोत्साहित होते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोन नहीं लेते और प्रोडक्टिव एक्टिविटी कम हो जाती हैं, उत्पादन कम हो जाता है जिससे आय का सृजन नहीं होता और कीमतें फिर धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में पहुंच जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम साख के कम होने पर भी समझ सकते हैं। यदि केंद्रीय बैंक को ये लगता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, तो ऐसी स्थिति में वो बैंक रेट को कम कर देता है। ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक गिव मोर एंड मोर मनी फ्रॉम अ सेंट्रल बैंक, दे हैविंग द फंड मोर एंड मोर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो यदि उनके पास पैसे का वैल्यूम लो कॉस्ट में अवेलेबल है तो वो आगे भी अपने बारोवर को लो कॉस्ट में एक पैसे उधार दे सकती हैं, जिससे बिजनेस वर्ग और फाइनेंशियल सिस्टम में एक तरीके से बूम की स्थिति हो जाएगी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे वो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी को और तेज़ी से वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे प्राइस लेवल अप हो जाएगा। तो दीज आर द बैंक रेट पॉलिसी। लेकिन बैंक रेट पॉलिसी के अपने कुछ लिमिटेशन हैं और बैंक रेट पॉलिसी में अपने कुछ दृष्टिकोण हैं। अगर हम बात करें तो 3 अर्थशास्त्रियों ने बैंक रेट पॉलिसी में अपने अलग अलग मत रखे हैं। यदि हम पहले अर्थशास्त्री की बात करें तो वो हॉट्रे है। हॉट्रे ने कहा कि बैंक रेट जो पॉलिसी है इससे हम सिर्फ शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट को ही प्रभावित कर सकते हैं। द लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट मस्ट बी कांस्टेंट, माने कि दीर्घकालीन ब्याज की दरों में इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम आप सभी जानते हैं कि बैंक जो है 2 तरीके से लोन देती है, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। तो हॉट्रे का कहना है कि अल्पकालीन ब्याज की दरें ही बैंक रेट से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालीन ब्याज की दरों पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन केन्स का जो मत है वो इससे विपरीत है। केन्स कहता है कि बैंक रेट से अल्पकालीन दरें भी प्रभावित होती हैं और आगे चल के ये दीर्घकालीन दरों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे मान लिया कि यदि ब्याज की दरें बढ़ जाएं, यदि बैंक रेट बढ़ जाए तो जो अल्पकालीन जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वो निवेशक जिन्होंने दीर्घकालीन अवधि में अपने बांड को रखा है
तो जब उन्हें लगेगा कि अल्पकालीन अवधि में ब्याज की दरें दीर्घकालीन से ज़्यादा हैं, देयर इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ शॉर्ट रन पीरियड इज हायर रेदर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ लॉन्ग रन, देन द इन्वेस्टर्स who invest the money in the form of securities and in the form of bond, they must be discounted at the long run and invested in a short run. वो लॉन्ग रन से उन बॉन्डों को भुना लेंगी और शॉर्ट रन में निवेश कर देंगी। ऐसी स्थिति में लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे और यही प्रक्रिया रिवर्सेबल फॉर्म में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में केन्स का ये मानना है कि बैंक रेट पॉलिसी का जो प्रभाव है वो अल्पकालीन ब्याज की दरों के साथ साथ दीर्घकालीन ब्याज की दरों पर भी पड़ता है। लेकिन लंदन में एक रेडक्लिफ नाम की एक कमेटी बनी जिसका मत इन दोनों से अलग है। उनका कहना है कि जो बैंक रेट है वो दो तरीके से प्रभाव डालता है। पहला, ये इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करता है, ये इंटरेस्ट रेट को उसी पैटर्न में कम और ज़्यादा करता है। इफ़ द बैंक रेट इज़ हाई देन द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई, इफ़ द बैंक रेट इज़ लो देन द इंटरेस्ट रेट इज़ लो। लेकिन इसी के साथ साथ इफ़ द बैंक रेट हाई देन द इंटरेस्ट रेट हाई, तो जो लोग होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को रख लेंगे, लोन नहीं देंगे, बैंक लिक्विड फॉर्म में अपने पास रख लेगा। तो ऐसी स्थिति में तरलता बढ़ जाएगी। तो और यही चीज़ रिवर्सेबल फेनामेना में भी लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो बैंक रेट है वो दो तरीके का प्रभाव छोड़ती है, पहला इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड इज़ अ लिक्विडिटी इफेक्ट। रेडक्लिफ का मानना ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज की दरों का जो परिवर्तन है वो कम प्रभावशाली होता है, जबकि लिक्विडिटी इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है बैंक रेट के संदर्भ में। तो दीज आर अ बैंक रेट पॉलिसी। इसकी लिमिटेशन के रूप में अगर हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि बैंक जनरली प्रायः ये देखा गया है कि बैंक रेट में जो परिवर्तन होता है उससे मार्केट ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। होता ये है कि बैंक रेट प्रभावित होती हैं तो बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, उनके ऊपर सिर्फ प्रेशर होता है कि अगर उनको ज़्यादा ब्याज की दरों पे पैसा मिल रहा है तो ज़्यादा ब्याज की दरों में ही पैसे को लोन भी दें। लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। सेंट्रल बैंक सिर्फ बढ़े हुए ब्याज की दरों पे पैसे देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कमर्शियल बैंक अपने पैसे को लोन पे दे के भी ब्याज की दरों को वो हाई ही कर दे। हो सकता है वो न करे। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि द हायर बैंक रेट इज़ चार्ज द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसी स्थिति में बैंक रेट जो पॉलिसी है वो एक लिमिटेशन के रूप में काम करती है कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पैटर्न में अगर प्रभावित न हो तो जो बैंक रेट का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। दूसरा, ये नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। इसका जो प्रभाव है ये विभेदात्मक नहीं होता, ये प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव लोन सब पर एक तरीके से काम करता है। और जो तीसरा है, ये तभी प्रभावी हो सकता है जब वेजेस, इंटरेस्ट रेट के साथ वेजेस, प्राइस, ये सब भी सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो भी प्रभावित हों। यदि सिर्फ ब्याज की दरें प्रभावित हों लेकिन अगर मजदूरी, लगान, कीमतें अगर प्रभावित न हों तो बैंक दर पॉलिसी का कोई भी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ फर्स्ट, द मेथड ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेथड्स इज़ नोन एज अ बैंक रेट पॉलिसी। यदि हम बात करें दूसरे मेथड्स की तो हम उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sale and the purchase of a securities in the money market by the central bank of a particular country. When the prices start rising and there is a need to control them, then the central bank sells securities. The reserve of a commercial banks are reduced and they are not in the position to lend more to the business community or the general public. Further, investment is discouraged and the rise in a price is checked. Counterwise, when recessionary forces start in the economy and the central bank buys security, the reserve of a commercial banks are raised so that they lend more to the business community and the general public. It further raises investment, output, employment, income and demand in the economy, hence the fall in price is checked. ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाया गया एक दूसरा तरीका है जिससे वो साख को कंट्रोल करती है। यदि किसी भी समय यदि सेंट्रल बैंक को ये महसूस होता है कि उस देश में साख की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करने लगती हैं। या तो वो कमर्शियल बैंक उन्हें खरीद ले या तो वो लोगों को सिक्योरिटी या बिजनेस फर्म को सिक्योरिटी बेचती हैं। और जब वो लोगों और बिजनेस फर्म को सिक्योरिटी बेचती हैं तो दे गिव द चेक, वो उन्हें चेक देते हैं और जो चेक होता है
वो किन्हीं न किसी बैंकों का होता है और रिजर्व बैंक उस चेक को क्लियरेंस के माध्यम से उन बैंकों से उस पैसे को अपने पास मंगा लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो कम हो जाते हैं। और जब केंद्रीय बैंक को ये लगता है, जब सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि क्रेडिट क्रिएशन करना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन जरूरी है, देयर इज़ अ रिसेशनरी फोर्सेज इन इकोनॉमी, अब स्फीतिकारी शक्तियाँ बाजार में हैं और कीमतों में वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में वो जो सेल करती है वो बाई करने लगती है। मैंने पहले सेल करती है तो ऐसी स्थिति में पैसा जो होता है वो फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू आरबीआई होता है, लेकिन जब वो बाई करती है तो फ्रॉम फंड इज मूव फ्रॉम बैंक टू सिस्टम हो जाता है। जब वो उन्हीं सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू करती है तो फिर वो पैसे का फ्लो सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक के थ्रू या लोगों के पास जाने लगता है, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होता है और जिससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है और साख का निर्माण होने लगता है और कीमतें स्टेबल हो जाती हैं और ग्रोथ एग्जीक्यूट हो जाता है और ग्रोथ एक पैटर्न पकड़ लेता है। तो ऐसी स्थिति में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक क्वांटिटिव मेजर का एक तरीका होता है, लेकिन अपने आप में ये एक लिमिटेशन में भी काम करता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अगर आपके फाइनेंशियल सिस्टम में सिक्योरिटी मार्केट ही नहीं है, बहुत छोटा है, या तो उसका आकार छोटा है या तो बहुत स्ट्रांगली एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उस देश में ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक बहुत ही इफेक्टिव वे में नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट ही सक्षम नहीं या सशक्त नहीं या डेवलप्ड नहीं है। दूसरा, कैश रिजर्व नॉट कांस्टेंट। बैंकों के पास जो कैश रिजर्व होता है ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही हो जितना केंद्रीय बैंक ने उसे रेगुलेट किया। जैसे मान लिया कि अगर सेंट्रल बैंक इज जस्ट डिसाइडेड कि देर इज अ 10% ऑफ कैश रिजर्व, इट नॉट मीन्स दैट द बैंक हैव ओनली द 10% ऑफ कैश रिजर्व। द बैंक इज केप्ट द हायर प्रपोर्शन ऑफ अ डिपॉजिट अमाउंट, वह उससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कैश रिजर्व कम होगा ही नहीं, वो अपने सरप्लस का प्रयोग करके क्रेडिट क्रिएशन को उसी वे में जारी रखेंगे जिस वे में वो काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट कंट्रोल लिमिट हो जाता है। और पैनल बैंक रेट, ये बैंक रेट के साथ ही ये देखी जाती हैं। यदि बैंक रेट से बहुत हाई या बहुत लो हैं तो वो उस तरीके का एक पैटर्नली इफेक्ट नहीं दे पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो दो क्वांटिटिव मेजर्स हम देखते हैं बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन में, हमेशा ये बहस और चर्चा का विषय होता है कि इन दोनों में से किन विधियों का प्रयोग सबसे अच्छे तरीके से किया जाए। तो जनरली प्रायः अर्थशास्त्रियों में जब इस तरह की बहस होती है तो जो एक कंक्लूडेड रिमार्क देखने को मिलता है वो ये है कि बैंक रेट अकेले उतना प्रभावी नहीं होता, इट्स नॉट अ मोर इफेक्टिव अलोन, एंड द सेपरेटली ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट मोर इफेक्टेड। लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ एक कम्युलेटिव और इंटीग्रेटेड वे में अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर सेंट्रल बैंक का या मॉनेटरी पॉलिसी का एक समुचित कंट्रोल और प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मान लिया कि अगर हम ये माने कि बैंकों के पास कैश रिजर्व कांस्टेंट नहीं है, उनके पास मोर देन हायर कैश रिजर्व विच इज़ डिफाइंड आर डेराइव्ड बाय द सेंट्रल बैंक, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर साख को नियंत्रित करना है तो सेंट्रल बैंक को पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन करना चाहिए, उन्हें बाजार में सिक्योरिटी सेल करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी को बाई करेंगी और जो कैश फ्लो है, जो एक्स्ट्रा रिजर्व है, वो मूव करेगा फ्रॉम सिस्टम टू आरबीआई। और जब आरबीआई को ये लगे कि जो सारे एक्सेस रिजर्व है कमर्शियल बैंक के वो ख़त्म हो गए, तो फिर सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज कर दे। ऐसी स्थिति में जब कैश रिजर्व नहीं रहेगा कमर्शियल बैंक के पास, देन दे हैव नो चॉइस टू इंक्रीज द इंटरेस्ट लैंडिंग रेट, तो उनके पास फिर ब्याज दरों के बढ़ाने के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। तो इस स्थिति में इकोनॉमिक्स को, और इसी को हम रिवर्सेबल फ्लो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि किसी भी सरकार को या सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि कीमतों में कमी है, कीमतों का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में पहले वो बैंक रेट को कम कर दें और उसके बाद फिर सिक्योरिटीज़ को भी वो बाई करना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में दोनों का सम्मिलित जब इफ़ेक्ट होगा तो इट्स अ मोर पावरफुल रेदर देन द सेपरेटली, वो उनके व्यक्तिगत प्रभावों से ज़्यादा केंद्रित और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये जो दो हमने मेथड्स देखे थे,
ये जो दो मेथड्स हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव मेथड्स इज ऑल्सो ऑपरेटेड एंड द वन ऑफ द मोस्ट क्वांटिटेटिव मेथड्स इज नोन एज अ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो भी एक क्वांटिटेटिव मेथड्स है जिसे सेंट्रल बैंक समय पड़ने पर यूज़ करती है। कैश रिजर्व रेशियो हम सब जानते हैं, इट्स अ रेशियो ऑन विच द क्रेडिट इज़ क्रिएटेड। तो ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि अगर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा है तो वो अपने कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है और रिवर्सेबल कर देता है। ऐसी स्थिति में या तो एक्सेस रिजर्व कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ वो ये भी कर सकती है कि वो क्रेडिट मल्टीप्लायर को ज़्यादा या कम कर दे। यदि अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो मल्टीप्लायर 10 टाइम हो जाएगा, लेकिन अगर कैश रिजर्व रेशियो को 20% कर दे तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 गुना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट कंट्रोल हो जाती है। SLR इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेथड। सरकार सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के कुल जमाओं का कुछ हिस्सा जो है उन्हीं के पास रिजर्व रखने को कहती है। कीमत बढ़ने की स्थिति में, क्रेडिट एक्सपेंशन की स्थिति में इसे बढ़ा देती है, कम होने की स्थिति में कम कर देती है। रेपो रेट, रेपो रेट इज़ अ रेट द रीपर्चेज ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन अ शॉर्ट रन मनी फ्रॉम द बैंक। तो इसे भी कम ज़्यादा करके क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट, ये भी रेपो रेट का एक रिवर्सेबल होता है। यह वह रेट है जिस पर बैंक्स लेंड टू आरबीआई से लोन लेती हैं। इसे भी बढ़ने की स्थिति में इसे बढ़ा के और कीमतों के कम होने में या क्रेडिट के कम होने में इसे घटा के इसे एक उपचारी तरीके से लागू किया जा सकता है। क्वालिटेटिव मेथड्स में अगर हम देखना चाहें तो जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इसमें मात्रा और लागत प्रभावित नहीं होती। इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए अनडिज़ायरेबल जो है ऑब्जेक्टिव के लिए क्रेडिट कंट्रोल की बात होती है। इसमें क्रेडिट की मात्रा प्रभावित नहीं होती, उसके इंटरेस्ट रेट प्रभावित नहीं होते, उनका उपयोग एक चयनित वे में सेंट्रल बैंक करती है। माने इसका उपयोग रोकती है कि ये इस उपयोग में न हो के इसका इस वे में उपयोग हो, अनडिज़ायरेबल वांट्स नीड में इसका उपयोग न हो के डिज़ायरेबल वांट्स में हो। इसमें सबसे पहला मेथड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे मान लिया कि सेंट्रल बैंक ये कहती है कि जब आप लोन देते हैं किसी को तो किसी भी वैल्यू ऑफ असेट्स का 60% लोन दीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट में ये बढ़ा घटा देती है। जैसे मान लिया क्रेडिट कंट्रोल करना है तो मार्जिन अप कर देगी। तो जैसे मान लिया 100 रुपये की चीज़ में अगर 60% मार्जिन है तो 40 रुपये मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। अगर 80% कर दिया तो हम सिर्फ 20 रुपये ही 100 रुपये में लोन दे सकते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। और अगर अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि क्रेडिट कंट्रोल कम नहीं ज़्यादा करना है, क्रेडिट को एक्सपेंड करना है, तो ऐसी स्थिति में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगी। जैसे मान लिया 100 रुपये में 60% था तो उसे 40 कर देंगे। नाउ 60 रुपीज़ इज़ अवेलेबल टू गिव द लोन टू द पब्लिक एंड द बिजनेसमैन बाय द बैंक्स। रेगुलेशन ऑफ द कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट को भी रेगुलेट कर देती है। जैसे जब कस्टमर कोई चीज़ खरीदने जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड से या EMI के थ्रू चीज़ों को परचेस करता है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक जो है एक फिक्स कर देती है अमाउंट की, इससे ज़्यादा हम आपको लोन नहीं दे सकते। नंबर ऑफ़ EMIs, वो EMIs को कम कर सकती है क्रेडिट एक्सपेंड होने की स्थिति में, जब उसे क्रेडिट को कंट्रोल करना है। लेकिन जब उसे क्रेडिट एक्सपेंड करना है तो वो नंबर ऑफ़ EMI बढ़ा देगी, नंबर ऑफ़ लोन अमाउंट बढ़ा देगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज़ ऑल्सो अ मेथड to control the credit. Credit rationing is a selective method of controlling and regulating the purchase for which credit is granted by the commercial bank. Commercial bank जो क्रेडिट देती हैं उसको भी सेंट्रल बैंक रोक सकती है। जैसे उनका जो पोर्टफोलियो बैलेंस है वो कह सकती है कि आप इस % से ज़्यादा अपने वैल्यू असेट्स का निवेश नहीं कर सकते। मान लिया कि सेंट्रल बैंक ने कहा कि आपके पास जो 100 रुपये हैं आप सिर्फ 60 रुपये ही लोन दे सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करके 80 कर दे तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, कम कर दे तो क्रेडिट एक्सपेंड हो जाएगा। तो दीज आर अ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मॉरल सॉशन, वो समझा सकती है बैंकों को कि देयर इज़ नो नीड टू एक्सपेंड द क्रेडिट, तो बैंक मान जाए और क्रेडिट को कंट्रोल कर लें। अगर क्रेडिट एक्सपेंड करना है तो जस्ट से द बैंक्स कि देयर इज़ अ नीड टू एक्सपेंड द क्रेडिट, तो दिस इज़ अ मॉरल सॉशन। डायरेक्ट एक्शन, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, वो बैंकों पर पेनाल्टी रख सकती है, वो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकती है, उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करने से रोक सकती है व्हेन द यूज़ द क्रेडिट कंट्रोल, और इन्हीं चीज़ों को रिवर्सेबल कर सकती है, उनको रिलैक्सेशन दे सकती है, उनके बिल्स को डिस्काउंट कर सकती है अगर उन्हें क्रेडिट एक्सपेंड करना है। और
सेंट्रल बैंक की जो दो विधियां हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसका डेवलपमेंट इकोनॉमी में क्या रोल है? क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सेंट्रल बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करती है, एक्सपेंड करती है, प्रॉपर एडजस्टमेंट, वो सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करती है मनी को, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं द सेंट्रल बैंक इज़ अ डीलर ऑफ मनी। क्रेडिट कंट्रोल वो करती ही है, जिसे हमने समझा। अ सुटेबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, देश में कैसा इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हो, इट्स ऑल्सो decided by the central bank, which is used in a developing process, solving the balance of payment problem, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि द सेंट्रल बैंक इज़ अ कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल एज वेल एज द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आज के वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल की विधियों को समझा और साथ ही साथ ये जाना कि सेंट्रल बैंक का किसी भी देश के विकास में क्या योगदान होता है। धन्यवाद।